सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। सो जैसा आप सबको पता है कि हमारा 10+2 लेक्चर इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट की है। इससे पहले एक वीडियो जो है एक दो दिन पहले ही हमने अपलोड किया है, जिसमें हमने सिलेबस डिस्कशन बेसिकली किया था। ठीक है, और सिलेबस डिस्कशन करने के बाद में हमने ये डिसाइड किया, हमने मतलब मैंने आपको ये चीज़ बताई कि कुछ यूनिट्स जो हैं, ठीक है, 5 से 6 यूनिट्स जो हैं, वो जो यूनिट्स हैं वो आपको आज से ही प्रिपेयर करना शुरू करने हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपका ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आउट नहीं है। ऑफिशियल सिलेबस आउट ना होने के बाद भी आप लोगों को अपनी तैयारी कैसे शुरू करनी है उसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी, सिलेबस वाला जो वीडियो था उसमें। ठीक है, तो उसी दिन हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस या इंडियन इकोनॉमी, तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते, चाहे पुराना सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो। तो ये वाले यूनिट्स जो हैं ये आपको हर सिलेबस में दिखेंगे। तो यही बेटर था कि आज से ही आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें पुराने सिलेबस के साथ में ही, क्योंकि जो भी पॉसिबिलिटीज थी सिलेबस में चेंजेस की वो हमने सब डिस्कस की थी। तो आज का ये जो सीरीज है उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में। आज ये फर्स्ट वीडियो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और इसमें सिलेबस कौन सा रहेगा? सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास में दोनों ही तरह के सिलेबस जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, दोनों ही तरह के सिलेबस यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो 10+2 लेक्चर का सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पे है, और 10 प्लस और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, तो दोनों ही सिलेबस हैं। अब देखें, ये दोनों ही सिलेबस जो हैं वो जेकेपीएससी के हैं। ठीक है, दोनों ही सिलेबस जो हैं वो जेकेपीएससी के हैं। अब ये तो डिसाइडेड है, ये तो बिल्कुल श्योर है कि आपका जो न्यू सिलेबस आएगा उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा ही होगा। अगर कोई टॉपिक ऐड उसमें होता है तो वो हम साथ में उसके साथ में पढ़ लेंगे, और ये टॉपिक तो उसमें होंगे ही होंगे। ठीक है, ये वाले टॉपिक या ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स है, इन्हीं में से कोई टॉपिक इसमें ऐड किया जाएगा। एक और चीज सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे दोनों सिलेबस में सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, 70 से 80% सिमिलैरिटीज जो है वो दोनों सिलेबस में आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप इंडिफरेंस कर्व देख रहे हैं, यहाँ पे भी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपको दिखेगा। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, यहाँ पे भी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आपको मिल रही है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पे भी कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है आपको दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर यानी फार्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम ऑफ कंपटीटिव फर्म इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस डिग्रीज यानी मोनोपोली की बात हो रही है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, और ओलिगोपोली के कुछ टाइप्स। तो यानी मार्केट्स के भी जो यूनिट है वो यहाँ पे कवर किया गया है। तो यानी दोनों ही सिलेबस जो है वो 70 से 80% सिमिलर है। कुछ चीजें जो है वो चेंज जो है आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर अब जो न्यू सिलेबस आता है, ठीक है, 10+2 लेक्चर का, +2 का, तो उसमें इन्हीं दोनों सिलेबस से कंबाइन करके या कोई एक टॉपिक जो है वो बाहर से भी आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जो है आपको यही सिलेबस जो है, मतलब यही टॉपिक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम जो है आज से ही जो है अपना जो प्रिपरेशन है उसे शुरू करेंगे। और इसीलिए जो है मैंने अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आज की प्लेलिस्ट है, मैं सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, चाहे इस सिलेबस में हो या ना हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको इस प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो है प्लेलिस्ट का, इसके ऊपर आप लोगों का क्या रिस्पांस रहता है उसको देख के ही मैं इस सीरीज को जो है वो कंटिन्यू करूंगा, इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो पे अपना अच्छे रिस्पॉन्सेज दिखाएं, कमेंट करके भी बताएं, ठीक है, और वीडियोस को मैक्सिमम शेयर जो है वो जरूर करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बार कि आप लोगों को आप लोगों को पता है कि हर बार जो मैं चीजें पढ़ाता हूँ उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। ठीक है, हमारा एक ही ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वो जाके आप ज्वाइन कर लें, लिंक जो है उसका वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखें, ऑलरेडी ही मैंने इसमें बहुत सारी फाइल्स जो हैं जो लोग बच्चों के काम की हैं, कुछ हैंडमेड नोट्स हैं, वो यहाँ पे अपलोड करके रखे हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर जाके ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से लेके, ताकि आपको क्या हो, ये जो पीडीएफ है यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पीडीएफ जो है ये आपको टाइमली जो है मैं वहां पे सेंड कर सकूं और आप इसे अवेल कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद जो आज का हमारा वीडियो है आपके सामने आपने देख लिया होगा, 10+2 लेक्चर
माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद जो जो लेक्चर आते जाएंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो यहीं पे आपको इस तरह से मैं बताता जाऊंगा, यहाँ पे मैं उसको रिफ्लेक्ट करता जाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। इसके जो भी फर्स्ट यूनिट होगा उसमें से हम जो है आज टॉपिक जो है वो लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, एक्चुअल जो सिलेबस है उसके ऊपर आने से पहले एक चीज, जो छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है, हालांकि मुझे पता है कि जो भी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है, उन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चीजें पता होंगी। बट फिर भी हमारा फर्स्ट वीडियो है, इस प्लेलिस्ट को किक स्टार्ट देने के लिए एक बेस जो है आपको पता होना चाहिए, जिस वजह से मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका बेस आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक दो स्लाइड्स में भी डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे स्कोप आपको दिख रहा होगा, ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सीधा अपने फर्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको एक स्लाइड में दिख रहा है, एक तरफ है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म फैमिली इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक क्या है? ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जो कि स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट। क्या स्टडी करती है? इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। चाहे वो एक कंज्यूमर हो, ठीक है, कंज्यूमर, चाहे वो एक कंज्यूमर हो, एक प्रोड्यूसर हो, ठीक है, या एक फैमिली हो, या एक फर्म हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो होगा इंडिविजुअल यूनिट ही, ठीक है, वो होगा इंडिविजुअल यूनिट ही, यानी जिससे हम सिंगल यूनिट में स्टडी करें उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे आप देखेंगे इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल का क्या मतलब है? कोई भी इकोनॉमिक एजेंट, लाइकवाइज कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर क्या है? एक इकोनॉमिक एजेंट है। लाइकवाइज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या है? एक इकोनॉमिक एजेंट है, ठीक है। तो उनकी जब हम स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये तो जनरल सी बेसिक सी बात मैंने आप लोगों को बताई माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब यहाँ पे आप देखें, microeconomics deals with the study of economic from the point of from the viewpoint of an individual unit। एक इंडिविजुअल यूनिट के व्यू पॉइंट से हम इसको पढ़ते हैं। इन सारी चीजों को अगर मैं साइड रखूं तो ये भी बेसिक चीजें जो हैं कि कहां से इसका ओरिजिन हुआ। द टर्म माइक्रो हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड कॉल्ड माइक्रो विच मीन्स स्मॉल। इसका मतलब क्या है? स्मॉल, ठीक है। अब इन सब चीजों को भी छोड़ दें, ये सब चीजें आपको पता होंगी, बेसिक है, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक चीज मैंने इसमें ऐड की है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब एक मिनट में आपको एक चीज समझाऊं। यहाँ पे एक तरफ है आपके कंज्यूमर, क्या है? कंज्यूमर। दूसरी तरफ क्या है? प्रोड्यूसर। दूसरी तरफ क्या है? प्रोड्यूसर। ये सारी बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही हो रही है, इसमें से घुमा के कई बार में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कंज्यूमर की साइड में हम पढ़ते हैं डिमांड या कंजम्पशन को, ठीक है। दूसरी साइड में हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर की साइड पे सप्लाई, ठीक है, या कॉस्ट का कंसेप्ट, ठीक है। इसी तरफ हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड, इस तरफ हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड, और इस तरफ हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। यही बात है, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। एक तरफ कंज्यूमर है, एक तरफ प्रोड्यूसर है। ये बिल्कुल बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं उसकी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा? एक तरफ कंज्यूमर है, एक तरफ प्रोड्यूसर है, जहां पे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, जहां पे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, उस प्लेस को क्या बोलेंगे? उस प्लेस को क्या बोलेंगे हम? उस प्लेस को बोलेंगे मार्केट, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? एक तरफ कंज्यूमर को हमने सेपरेट स्टडी करना है, एक तरफ प्रोड्यूसर को हमने सेपरेट स्टडी करना है, और जहां पे ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, जो वो प्लेस होगी मार्केट, उसे हमने अलग स्टडी करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये एक स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये भी एक स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये भी एक स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप मतलब उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। यही चीज यहां पे मैंने ऐड की है। देखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मतलब ये जो हमने बात की, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर मतलब जो हमने प्रोड्यूसर की बात की, थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर, ठीक है, इंडस्ट्रीज की बात, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये भी प्रोड्यूसर वाली साइड हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, यहां पे देखेंगे मार्केट की जो हमने बात की। तो यानी
ये चीजें हम किस में पढ़ते हैं? सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इतनी ही चीजें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है, बट पढ़नी कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अंडरस्टूड? ये चीज आपको समझ आ गई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्चुअल में आपको स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो पढ़ के वो सोचते हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट उसका स्कोप आप देखें कि सब्जेक्ट कितनी जगह पे फैला हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट की क्या लिमिट्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया। अब देखें, अब यहाँ पे देखें एक चीज और, ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम डायरेक्टली जो है अपने सिलेबस पे जाएंगे। लास्ट स्लाइड आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक स्लाइड में मैंने ऐड किया है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी इसी स्कोप में से यहाँ ये सेकंड वाला एक पोर्शन उठा के मैंने आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे आप एक टॉपिक को लेके उसकी डेप्थ तक जो है वो जाएंगे। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, अगर आप अपने सिलेबस में भी जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें, सिलेबस में भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, यही है आपकी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये यहाँ ऐसे एज इट इज लिखा हुआ है। लेकिन देखें कि इसके अंडर जो मैंने ये कंसेप्ट लिखे हैं, ये सभी के सभी कंसेप्ट जो है आपको आपके सिलेबस में मेंशन नहीं मिलेंगे। सिलेबस में मेंशन यहाँ पे कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ होंगे, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस का, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, ऐसी वाली चीजें, कॉफ डगलस प्रोटेक्शन फंक्शन, ऐसी वाली चीजें कुछ आपको दिखेंगी, बट सारी चीजें जो है सिलेबस में नहीं दिखेंगी। तो इसका क्या मतलब है कि वो चीजें नहीं पढ़नी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंडर जितनी भी चीजें आती हैं वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि इसको थ्रोरली जो है वो पढ़ के एग्जाम में चले जाते हैं, कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, फिर वो बोलते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये एग्जाम किसकी, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैंने ये एग्जाम क्रैक किया, इसके लिए जो तैयारी की मैंने, तो यहाँ पे अगर इनडिफरेंस कर्व लिखा है, या यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉपिक्स को जो है लिमिट करके लिखा गया है, 6 टॉपिक्स आपको दिए गए, बट इनके अंडर बहुत सारी चीजें जो है आपको पढ़नी होती है। जैसे मैं इंडिफरेंस कर्व की ही बात करूं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इंडिफरेंस मैप है, इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस शेड्यूल है, इंडिफरेंस टेबल है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंडर पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल जो है मैंने आपको उठा के बताया यहाँ पे कि आपका जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड है, उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ऑफ मार्शल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ऑफ जे आर हिक्स, indifference curve, consumer equilibrium using ordinary utility approach, budget line, elasticity of demand, revealed preference theory। ये सारी चीजें मेरे चैनल पे आपको जब मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने अगर टॉपिक लिया कंज्यूमर बिहेवियर का, तो ये सब चीजें क्रोनोलॉजिकली जो है हम अपने चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको एक ही काम करना है, चैनल के साथ में बने रहना है एंड तक। ठीक है, जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। और इसकी मैं बुक्स भी बताऊंगा कि अगर आपको वीडियोस के बाद में बुक्स कंसल्ट करनी पड़े माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तो कौन सी आपको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक टॉपिक के अंदर कितनी चीजें जो हैं वो पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, जबकि आपके सिलेबस में सिर्फ इसका मेन हेड जो है वो दिया होता है, जैसे कंज्यूमर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो होपफुली ये चीज आपको समझ आई। अब बात करेंगे डायरेक्टली अपने सिलेबस के रिलेटेड। ठीक है, थ्योरी मीनिंग जो है किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट टॉपिक जो है आपको अपने सिलेबस में दिख रहा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या दिखेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें आपको दो चीजें जो है वो आपको दिख रही है। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है, एक मिनट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है, वेट पेन नहीं चल रहा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमांड का क्या मतलब। ठीक है, हालांकि मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक कंसेप्ट है, आप लोगों को पता होगा, फिर भी डिमांड में तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्या है, डिजायर। फर्स्ट क्या है, डिजायर। सेकंड क्या है, परचेजिंग पावर। सेकंड क्या है, परचेजिंग पावर। और थर्ड क्या है, थर्ड है विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे। अब ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूं आपको, देखो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं।
क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। यहाँ मेरे सामने जो है ये आप देख रहे होंगे कि मेरे पास में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का ये एग्जाम जो है, जो क्वेश्चन पेपर है वो भी पड़ा है। इसको भी हम किसी दिन जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। और मेरा अपना खुद का ये देखें, मेरा खुद का जो है ये OMR शीट जो है आपके सामने है कि जब मैंने ये एग्जाम दी तो मैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स होंगे। मैं आपको आज ही क्लियर कर दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी ओवरऑल जो आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बेसिक होंगे। आपको बेसिक डेप्थ में नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए उनके सॉल्व करने, क्योंकि जितना बेसिक पेपर होता है उतनी गलतियों के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ये आप सब लोगों को पता है, ठीक है। इसलिए आपको हर एक चीज को बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। अब बेसिक से पढ़ने के लिए मैं एक बुक आप लोगों को रेफर कर रहा हूँ वीडियोस के साथ साथ में, आप वो बुक भी जो है वो देख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए TR जैन, ठीक है। TR जैन की बुक जो है आप वो कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको लगे कि आपको कोई बुक की जरूरत है। हालांकि आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं इन्हीं सब बुक्स को कंसल्ट करके ही अपना स्टडी मटेरियल जो है वो प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है, 2-3 बुक्स को कंसल्ट करके। तो हम बात कर रहे थे डिमांड की। तो 3 चीजें डिमांड में होना बहुत जरूरी है। उससे पहले डिमांड और वांट, ये 2 चीजें हैं, ठीक है, डिमांड और वांट। जब तक ये 3 चीजें अवेलेबल नहीं है, आपकी डिमांड क्या है, सिर्फ वांट है। कैसे, मैं समझाता हूं। आपके पास में डिजायर है कि आपको एक कार जो है वो लेनी, ठीक है, एक व्हीकल जो है वो लेना है, कार जो है वो लेनी, आपकी डिजायर है। लेकिन आपके पास में परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर मतलब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो आप ये कार नहीं ले पाएंगे। आपकी जो डिजायर है, जो आप जिसे आप डिमांड बोल रहे हैं, वो डिमांड नहीं बल्कि सिर्फ वांट है, क्योंकि आपके पास में परचेजिंग पावर नहीं है। अब मान के चले आपके पास में परचेजिंग पावर भी है, डिजायर भी है, ठीक है, आप उस कार को खरीदना चाहते हैं और आपके पास में पैसे भी हैं, लेकिन आपके पास विलिंगनेस टू पे नहीं है। आप अपना पैसा खर्चना नहीं चाहते, विलिंगनेस नहीं, आप विलिंग नहीं है उसे स्पेंड करने की। तब भी आपकी डिमांड सिर्फ वांट ही रह के बन के रह जाएगी, आपकी वो डिमांड कंप्लीट नहीं होगी। आपको जब विलिंगनेस टू पे भी होगी, डिजायर भी होगी, परचेजिंग पावर भी होगी, फिर आप उस कार को खरीदेंगे, तब आपकी डिमांड कंप्लीट होगी। अंडरस्टूड। तब आपकी डिमांड जो है वो कंप्लीट होगी। होपफुली जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आई होगी कि कैसे जो है वो डिमांड जो है वो बनती है इकोनॉमिक्स में। बेसिकली ऑर्डिनरी सब्जेक्ट या ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम नहीं बात कर रहे, सिर्फ इकोनॉमिक्स में कैसे डिमांड बनती है, डिमांड का मतलब क्या है। अंडरस्टूड। अब देखें, अब हमारे पास में कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल ली कार की, मैं इसी की एग्जांपल लेता हूं, कार की। आपको क्या करना है, कार खरीदनी है, कार की आपके पास में कोई डिमांड है, ठीक है। इस कार की डिमांड से, इस कार की डिमांड को क्या क्या चीजें इफेक्ट करेंगी, वो होगा इलास्टिसिटी। क्या क्या चीजें नहीं, बेसिकली क्या क्या चीजें नहीं, कार की डिमांड को तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट करेंगी। जैसे अभी हम देखो, डिजायर, परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू पे, या उसका प्राइस, ठीक है, या आपकी इनकम, ठीक है, या उसका कोई सब्सिट्यूट, बहुत सारी चीजें जो है उसको इफेक्ट करेंगी। बट कितना इफेक्ट करेंगी, ठीक है। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, कितना इफेक्ट करेंगी। कि कार का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड तो कम होगी ही होगी, हमें पता है, लॉ ऑफ डिमांड तो यही बोलता है कि किसी चीज का प्राइस बढ़े तो उस चीज की डिमांड कम हो जाती है, यही होगा। लेकिन कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम हुई। अंडरस्टूड। जब प्राइस की बात होगी तो हम क्या करेंगे, उसे बोल देंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोल देंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि प्राइस के बढ़ने से इलास्टिसिटी, सॉरी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड के ऊपर कितना फर्क पड़ा। फर्क तो पड़ेगा डेफिनेटली, प्राइस जब अप एंड डाउन जाएगा, प्राइस में जब चेंजेस आएंगे तो डिमांड भी अप एंड डाउन होगी, ठीक है, डिमांड में भी चेंजेस आएंगे। बट हो मच चेंज, कितना चेंज, ठीक है। उस चीज को जब हम, उस पर्टिकुलर टर्म को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 1 मिनट के लिए आप यहां देखें, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब चेंज, डिग्री ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, कि कार की डिमांड में कितना चेंज हुआ, कैसे, फॉर अ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी क्या है हमारे पास, कार, फॉर अ कम्युनिटी, कैसे, टू द चेंज इन इट्स प्राइस। इसके प्राइस चेंज होने से कितना चेंज आया, चेंज तो आया, ठीक है। यही से स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेंज तो आया, डेफिनेटली चेंज आया, पर कितना चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिमांड फॉर अ ह्यूमिडिटी राइज बाय 10, अगर किसी चीज की मतलब कार की, हमारे लिए चीज यहां पे क्या है, एग्जांपल में कार, कार की डिमांड 10% राइज हुई, क्यों, ड्यू टू फॉल
5% फॉल इन इट्स प्राइस, इसका प्राइस कितना कम होने से, 5% कम होने से। तो फिर क्या होगा, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, देखो डिमांड में कितना चेंज हुआ, 10 का, यहां पे लिखा है डिमांड में कितना चेंज हुआ 10 का, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंज हुआ 5 का, यहां पे लिखेंगे 5, इनको जब आप कट करेंगे तो आपके पास में आएगा 2%। यानी जब जब प्राइस, ध्यान से सुनना, जब जब प्राइस 5% फॉल करता है, जब जब प्राइस 5% से फॉल करता है, कार की डिमांड 10% से बढ़ती है, 10% से बढ़ती है, मतलब 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, यानी 2 गुना फर्क जो है, डबल फर्क जो है वो पड़ता है किस पे, डिमांड पे। 5 प्राइस अगर कम होता है, 5% अगर कम होता है, तो 2 गुना फर्क, डबल फर्क जो पड़ता है किस पे, डिमांड पे, डबल फर्क जो पड़ता है किस पे, डिमांड पे। ये हमें किससे पता चला, ये हमें पता चला हमारी इलास्टिसिटी से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है बीच में, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द क्यूबिडिटी। ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। एक और फॉर्मूला भी है जो कि इसी में टॉपिक है, मेजरमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मेजरमेंट्स ऑफ या प्राइस, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैसे हम उसको मेजर करते हैं, उसमें हम 2 से 3 फार्मूलास पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे बेसिकली, जिसमें एक परसेंटेज मेथड है। तो इसके अलावा भी एक मेथड्स हैं इलास्टिसिटी को निकालने के, वो भी हम डिस्कस जो है अपकमिंग लेक्चर्स में जो है करेंगे। तो इतनी चीज आपको समझ आ गई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं किसी भी चीज की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, लेकिन वो जो मैं बोल रहा हूं किसी भी चीज की वजह से, तो उसमें हमारे पास में 3 चीजें हैं, 3 चीजें, ठीक है, यहां पे देखो आप लिखो, लिख रहा है वी हैव 3 डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट है बच्चे प्राइस, ये जो हमने पढ़ा। सेकंड है क्या, इनकम। और थर्ड है क्रॉस प्राइस। ये क्या है ये भी मैं बताऊंगा कि कभी कभी अपनी गुड की, कार की वजह से कार की डिमांड नहीं चेंज हुई, किसी और चीज की वजह से, पेट्रोल की वजह से उसकी डिमांड चेंज हो गई, तो उसको बोलेंगे क्रॉस प्राइस, ठीक है, इसको याद रखें। तो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास में 3 तरह की है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक हमने पढ़ लिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जब प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से आपकी डिमांड जो है जब चेंज हो, ठीक है, चेंज नहीं हो, कितनी चेंज हो, ठीक है, ये चीज आपको फोकस करके रखना है, इस पे कितना चेंज हो, रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्राइस 5% बढ़ा तो डिमांड को रिस्पॉन्स मिला 10%, ठीक है, अभी एग्जांपल जो हमने देखी, तो रिस्पॉन्सिवनेस कितना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन डिमांड बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। फॉर एग्जाम्पल साल्ट, साल्ट की एग्जांपल लो, ठीक है, नमक की एग्जांपल लो, कि इसका प्राइस चाहे जितना भी बढ़ जाए या कम हो जाए, प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, इसकी डिमांड कभी चेंज नहीं होती। जितनी डिमांड आप इसकी करते थे उतनी ही करेंगे, क्यों, क्योंकि नेसेसिटी है आपकी, ठीक है, एक डेली बेसिक कम्युनिटीज में आती है, ठीक है, नेसेसिटी कम्युनिटीज में आती है। तो साल्ट की एग्जांपल हमने ली। इस तरह की भी कुछ चीजें होती हैं जिनका प्राइस के साथ में कुछ भी रिलेशन नहीं होता, तो उस केस में हम पढ़ेंगे कि कुछ डिग्रीज हैं। देखो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये देखो, जब परफेक्टली इन इलास्टिक हो डिमांड, देखो इन इलास्टिसिटी 0, यानी प्राइस कुछ भी बढ़े, ये देखो प्राइस कुछ भी बढ़े, आपकी डिमांड कांस्टेंट है उतनी की उतनी। ये तो अभी हम आगे नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, बट बताने का मतलब मोटिव ये था आपको कि जब प्राइस के रिस्पॉन्स में डिमांड जो है वो रिएक्ट करे, ठीक है, लेकिन मैंने ये भी बोला कि कुछ चीजें होती है जिनमें प्राइस के साथ में डिमांड रिएक्ट नहीं करती, वो एग्जांपल हमने साल्ट के लिए, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी के लिए। और कुछ में ऐसा होता है थोड़ा सा भी प्राइस बढ़े तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब थोड़ा सा भी प्राइस कम हो तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या थोड़ा सा भी प्राइस कम हो, ज्यादा हो तो डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी, ठीक है, ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं, ये भी हम एग्जांपल जो है अभी नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड आपके पास में है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस मैंने क्या बोला, चेंजेस, ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी टू चेंज इन इनकम ऑफ इट्स बायर। इस बार प्राइस की बात नहीं हो रही, इस बार इनकम की बात हो रही है। जैसे कि आप गए कार लेने, आपकी इनकम पहले थी, मान के चलते हैं $1000, ठीक है, $1000 थी, आपको क्या लेनी थी, कार लेनी थी, और कार थी आपकी $800, ठीक है, $800 की थी। अब आपने क्या बोला कि आपके पास में $1000 है, $800 अगर आपने कार पे स्पेंड कर दिए तो आपके पास में सिर्फ $200 बचेंगे, इसलिए अच्छा है कि आप अभी कार नहीं लेते। बट फिर क्या हुआ, आपकी इनकम बढ़ के हो गई $2000,
अब आप इस कार को इजीली ले सकते हैं क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। तो मतलब कार की डिमांड इफेक्ट हुई किससे? आपकी इनकम बढ़ने से। बट कितना इफेक्ट हुई उसको क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अंडरस्टूड? कितना इफेक्ट हुई उसको क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। के आपकी इनकम बढ़ी, यहां पे देखो 100% इनकम आपकी बढ़ी 1000 से 2000, तो आपकी डिमांड जो है कार के लिए वो कितनी बढ़ी, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे इसको हम मेजर करते हैं ई बाई से। यहाँ पे मैं ऊपर आपको बताना भूल गया कि प्राइस इलास्टिसिटी को हम मेजर करते हैं ईपी से, ठीक है, ईपी से। और इनकम इलास्टिसिटी को हम मेजर करते हैं ई वाई से। इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, जो सेम रहेगा। यहां भी आपने देखा चेंज इन ऊपर वाली साइड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। किसकी वजह से? चेंज इन, यहां पे ये गलत है, मिसप्रिंट है, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम ऑफ द बायर। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम ऑफ द बायर। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ किसकी वजह से? इनकम की चेंज होने की वजह से। जब ये हम स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो ये लास्ट टाइप है ना, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिमेन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मींस द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब चेंज, बार बार मैं बता रहा हूं, ऑफ अ डिमांड फॉर अ कम्युनिटी टू द चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। यहां पे एक टर्म लिखी है रिलेटेड गुड, ध्यान से देखना, रिलेटेड गुड। एग्जांपल यही लेता हूं, पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि यहां पे बात कर रहे हैं कि कार की डिमांड में चेंजेस हुई, रिस्पॉन्सिवनेस आई, बट उसके प्राइस की वजह से नहीं, ना ही कंज्यूमर की इनकम की वजह से, दोनों की वजह से नहीं, ना उसके प्राइस की वजह से ना कंज्यूमर की इनकम की वजह से। तो किसकी वजह से? उस जैसी कोई गुड थी, रिलेटेड गुड, उसकी वजह से जो उसके साथ में चेंजेस आई। जैसे आप किसी ब्रांड की, किसी कंपनी की कार ले रहे हैं, मान के चलते हैं आप हुंडई की कार ले रहे हैं, तो आप हुंडई की कार लेने के लिए जब गए तो आपने देखा कि जो टाटा की कार है उनके प्राइस हुंडई की कार से कम है, ठीक है, कम है, मतलब जो आप मॉडल ले रहे थे सेम फीचर्स में ले रहे थे, वैसे ही कार दो कंपनीज में जो है उनके क्या है, प्राइसेस अलग अलग है। तो क्या हुआ, अब ये जो हुंडई की कार है इसका डिमांड चेंज हुई किसकी वजह से? टाटा की कार की वजह से, ठीक है, जो दोनों का सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे के चेंज हो सकते हैं, हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये चीज जो रिलेटेड गुड होती है उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी आपकी कम्युनिटी, आपकी कार के ऊपर जब डिमांड, उसकी डिमांड में जब फर्क पड़े, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अब गुड जो है वो दो तरह की हो सकती है, सब्स्टिट्यूट या कंप्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी होती है? ध्यान से देखना, जैसे टी एंड कॉफी, जैसे टी एंड कॉफी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड कॉफी मतलब जो एक की जगह पे दूसरा काम उसकी जगह पे कर सकता है, मतलब एक की जगह दूसरी भी चल सकती है, ठीक है, मतलब एक की जगह पे आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको टी नहीं मिली तो आप कॉफी से भी काम चला सकते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे कार एंड पेट्रोल, मतलब अगर एक नहीं है तो दूसरी नहीं चलेगी। यहां अगर एक नहीं है तो दूसरे से काम चल जाएगा, लेकिन यहां अगर एक नहीं है तो दूसरे से काम नहीं चलेगा। लाइक वाइज अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आप पीते हैं टी, टी के प्राइसेस गए बढ़, टी के प्राइसेस राइज हो गए, बढ़ गए, ठीक है, टी के प्राइसेस राइज हो गए, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे? अब आपको टी महंगी मिल रही है, लेकिन आपको पता है कि ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड है, टी की जगह पे कॉफी भी पी जा सकती है, तो आप क्या करेंगे? कॉफी की तरफ स्विच कर देंगे, कॉफी पीने लग जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टी के प्राइस बढ़ गए। अब यहां पे देखिए, अगर कार के प्राइस बढ़ गए तो कोई कार खरीदेगा नहीं, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, इनके इन दोनों में, मतलब इसके प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, इसके प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। ये होती है सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री गुड्स। अंडरस्टूड? ये होपफुली आपको समझ आया होगा। इनका फॉर्मूला क्या है? पहले सबसे इसको मेजर कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? ईसी से, इलास्टिसिटी ऑफ, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो सेम रहेगा, वहां भी सेम था, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ गुड नहीं, अपनी गुड नहीं, यहां पे देखो प्राइस ऑफ गुड नहीं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दूसरे की गुड, दूसरी गुड की वजह से आपकी डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ा, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो तीन तरह की डिमांड सामने पड़ी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पड़ी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और आपकी प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, इनकम, प्राइस और क्रॉस इलास्टिसिटी।
अब देखें इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिवनेस आ सकता है। अब देखो यहां पे सीधा मैं यहां पे लेके चलता हूं, 1 मिनट, ठीक है। यहां पे जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, हमने बोला कि कार का प्राइस बढ़ने की वजह से कार की डिमांड कम होगी, लेकिन कितनी होगी ये हमने बोला, उसको बोलते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन हमें ये बोला गया कि ये 5 तरह से चेंज हो सकती है, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 टाइप्स इसकी हो सकती हैं। किसकी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 टाइप्स हो सकती हैं। जब कार का प्राइस थोड़ा बढ़े लेकिन कार की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक टाइप। जब कार की प्राइस ज्यादा बढ़े और उसकी डिमांड बहुत कम बढ़े, दूसरा टाइप। या कार की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े, उसकी डिमांड बिल्कुल ना बढ़े, ठीक है, ध्यान रखना, तीसरा टाइप। या कार की प्राइस बिल्कुल कम पड़े और उसकी डिमांड इन्फिनिटी इन्फिनिटी बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये फोर्थ टाइप। और फिफ्थ टाइप, जितना कार का प्राइस बढ़े उतना ही डिमांड भी बढ़े, ठीक है, प्रोपोर्शनेट, ठीक है, जितना एक बढ़े उतना ही दूसरा भी बढ़े, कांस्टेंट हो, तो वो फिफ्थ टाइप। ये पांचों की पांचों टाइप आपकी अपकमिंग स्लाइड्स में मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ऐड की हुई है, जो है जीरो, इन्फिनिटी, ठीक है, लेस देन वन, ठीक है, ग्रेटर देन वन, सॉरी इक्वल टू वन, और ग्रेटर देन वन, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, आपको बोर ना करे, इसलिए ये जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में शेयर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पूरी पीपीटी मेरे पास में प्रिपेयर है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां पे आपको ये सारी पीपीटीज जो है वो मिलेंगी मेरी, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कुछ भी चेंजेस होंगी तो हम वो ऐड कर लेंगे, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी सिलेबस में, तो आप इसको क्या करें, आज से ही जो है पढ़ना स्टार्ट कर दें हमारे साथ, हमारी प्लेलिस्ट के साथ। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, ठीक है। और वीडियोस जो है एक दो दिन छोड़ छोड़ के या फिर रेगुलर जो है वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। बाकी की जो प्लेलिस्ट है जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंस, वो भी मैं साइमल्टेनियसली जो है या पैरेलल में इसके शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। दो ही काम आप लोगों को करने हैं, इस वीडियो में मैक्सिमम रिस्पॉन्स अपना दिखाना है ताकि मैं इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों के साथ में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।